वेलकम क्लास। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड, दोनों इसको कहते हैं। साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं और बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। उसके हमने स्टेप्स पढ़े थे। आज हम एक एग्जांपल को लेके उसको दोबारा से रिवाइज़ करते हैं ताकि अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन थी तो उसको दूर हो जाए। अगर आप लोगों ने बुक्स ले ली हैं तो बुक्स में भी मलेरिया को बायोलॉजिकल मेथड के तौर पे ऐसा एग्जांपल जो है वो समझाने के लिए दी गई है। और अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो ये स्लाइड्स आप सेव, ये स्क्रीनशॉट जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसको सेव करके बार बार इसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड अगर हम थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो उसमें हमारे पास स्टेप्स थे। हमारे पास सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होती है या साइंटिस्ट के जो न्यू इन्वेंशंस वो करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रीटमेंट होती है किसी डिज़ीज़ के बारे में, कोई कोई लॉ होता है, या कोई हमारे पास जैसे लॉ ऑफ जेनेटिक्स है, मेंटल लॉ ऑफ जेनेटिक्स है, इसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। तो उसमें पे वक्त के साथ साथ मॉडिफिकेशन साइंटिस्ट लाते रहते हैं अपनी रिसर्च के जैसे जैसे रिसर्च होती रहती है। चलें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन मलेरिया टू क्लियर ऑल द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है। तो हमें इफ़ वी रिकॉल इट, तो हमें पता था कि सबसे पहले क्या होती है साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास रिकग्नाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम होती है, लेकिन रिकग्नाइज करना प्रॉब्लम को। So here we are taking the example of malaria. So here's the problem which scientists faced is malaria, the spread of malaria. ठीक है। एक नई डिजीज़, एक नया एपिडेमिक जो है वो वर्ल्ड वाइड आ गया था, जो कि क्या था, मलेरिया था। चलो इसके बारे में थोड़ी सी पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि मलेरिया की हिस्ट्री क्या थी। अच्छा जी, ancient time, more than 2000 years ago, physicians were familiar with malaria, a disease of chills, fever with recurring attacks. अच्छा, तो क्या हो रहा था कि मलेरिया जो है एक डिज़ीज़ जो है एपिडेमिक के तौर पे, जैसे कोविड आया था ऐसे मलेरिया आया था। और उसमें लोगों को क्या हो रहे थे, उनको फ़ीवर होता था और चिल्स होते थे। कभी अगर किसी को कोई तेज़ फ़ीवर हो तो हमने देखा हो कि उसको झटके से लगते हैं। ठीक है। तो उसको और शिवरिंग सी होती है। तो यहाँ पे चिल से मुराद वो शिवरिंग है। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने भी क्या ऑब्ज़र्व किया, साइंटिस्ट ने जो उनकी ऑब्ज़र्वेशन थी वो ये थी, डिसीज़ वाज मोर कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन लो मार्शी एरियाज। पानी के मार्शी एरिया से मुराद ये है कि जहाँ स्टैगनेंट वाटर होता था, लोग जहाँ ज़्यादा स्टैगनेंट वाटर के इर्द गिर्द रहते थे, तो साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे जो मलेरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो इट वॉज थॉट दैट द स्टैगनेंट वाटर ऑफ मार्शिस पॉइजन द एयर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर कॉल्ड मलेरिया। अच्छा, तब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हो सकता है जो खड़ा हुआ पानी है, जो स्टैगनेंट वाटर है, ये हमारी जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, उसको पोल्यूट कर रहा है। और जो लोग उस हवा में सांस लेते हैं उनको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है। तो इसका नाम फिर इसी तरह पड़ा, इटालियन वर्ड है मलेरिया, माला मीन बैट एंड एरिया मीन्स एयर। उसके बाद फिर और एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक्सपेरिमेंट या हाइपोथेसिस जो है वो डिज़ाइन नहीं होता। ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होती हैं साइंटिस्ट की, वो देखते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। आपको मैंने बताया था दो तरह की फिर ऑब्जर्वेशन होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती है। उसके बेस पे वो हाइपोथेसिस जो है वो डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह पे जब उन्होंने मार्शी एरिया का देख लिया कि मार्शी एरियाज़ पे जो लोग जो हैं और इर्द गिर्द रहते हैं वो ज़्यादा जो है अफेक्टेड है, ज़्यादा अफेक्टरीज़ हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखते हैं कि यहाँ का क्या पानी में भी कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को मलेरिया हो रहा है। तो सम वॉल्टियर्स क्या होता है, जो कि वॉल्टियरली अपने आप को किसी भी वेलफेयर के काम के लिए जो है वो हाँ, वक़्फ़ कर देते हैं कि ठीक है, हम ये खिदमत खल्क़ के लिए या किसी अच्छे कॉज़ के लिए हम ये काम करते हैं, तो उनको वॉलंटियर कहते हैं विदाउट एनी रिवॉर्ड। ठीक है। तो उन्होंने जो है वो स्टैगनेंट वाटर पिया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो इससे जो है हम क्या ऑब्ज़र्वेशन सामने आ गई कि स्टैगनेंट वाटर जहाँ जहाँ है वहाँ लोगों को मलेरिया तो हो रहा है, लेकिन उसके पानी पीने से लोगों को मलेरिया नहीं हो रहा।
ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जी अभी ये सारी ऑब्जर्वेशन हो ही रही थी कि साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो सिंकोना पार्क है, ठीक है, उसमें वो जो है वो इफ़ेक्टिव एक रेमेडी है अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है, ये साइंटिस्ट को पता चला कि जो जो सिंकोना पार्क का कि कोई कोनीन, वहाँ से कोनीन जो है आपको ऑब्टेन होती है सिंकोना पार्क से। ठीक है, वो साइंटिस्ट को पता चला कि वो इसके अगेंस्ट जो है एक इफ़ेक्टिव रेमेडी के तौर पे जो है वो यूज़ हो रही है, लोग यूज़ कर रहे हैं। 200 years later, it was found that some diseases are caused by tiny living organism cause of malaria biological problem. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अर्से बाद जो लवेरन एक साइंटिस्ट था, उसने जो है सर्च किया कॉज ऑफ मलेरिया जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो अब इसको ज़रा देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई थी। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई थी मलेरियन मार्शी एरियाज एंड सम रिलेशंस, वो मैंने अभी आपको बताया। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग ऑफ ट्रीटिंग मलेरिया। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शीज डज नॉट कॉज मलेरिया। ये हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशन आई थी कि मार्शी प्लेसेस का कुछ रिलेशन है किसके साथ, मलेरिया के साथ। कोनीन जो है, जिसको उर्दू में कोनीन कहते हैं, क्विनीन जो है वो सिंकोना पार्क से जो ऑब्टेन हो रही है वो इफेक्टिव रेमेडी है अगेंस्ट मलेरिया। और पानी जो है स्टेगनेंट वाटर का, वो मलेरिया कॉज नहीं करता। तो बेस्ड अपॉन these observations, scientists designed hypothesis. And what was the hypothesis? The hypothesis was plasmodium is the cause of malaria. और ये इनको कैसे पता चला था कि जब साइंटिस्ट जिसका नाम लेवेरन था, लेवेरन ने 1878 में जब जो मलेरिया अफेक्टीज थे उसका सैंपल लिया और माइक्रोस्कोप में उसको देखा, तो उसको पता चला कि हेल्दी इंडिविजुअल्स के ब्लड में एक जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो नहीं पाया जा रहा, जो कि इन अफेक्टीज़ के ब्लड में पाया जा रहा है, जिसको इसने नाम दिया प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस डिज़ाइन की कि भाई प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज लग रहा है किसका, मलेरिया का। या प्लाज्मोडियम को भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे डिडक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि डिडक्शन में हमेशा इफ़ और देन जो है वो यूज़ होता है। बेस्ड अपॉन these ऑब्जर्वेशन एंड आफ्टर डिज़ाइनिंग द हाइपोथेसिस, scientists designed deduction. And what was that deduction? If plasmodium is the cause of malaria, then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood. अब साइंटिस्ट ने ये तो, लवेरन ने ये तो बता दिया था कि प्लाज्मोडियम जो है वो अफेक्टीज़ के ब्लड में पाया जा रहा है, जिससे इन्होंने डिटेक्शन ये डिज़ाइन की कि अगर तो प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज है मलेरिया का, फिर जितने लोग मलेरिया से बीमार होते हैं सबके ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो अब आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि मैंने आपको कहा था कि डिटेक्शन और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है। अब अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट में एक हम हेल्थी इंडिविजुअल्स लेते हैं, एक नहीं मतलब 50, 100, और फिर उतने ही हम कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, यानी कि जिनको मलेरिया, इस केस में जिनको मलेरिया नहीं है, और फिर दोनों के ब्लड सैंपल को हम क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। 100 मलेरिया पेशेंट टेकन एंड 100 जो है वो कंट्रोल पेशेंट, कंट्रोल या इंक्यूबेशन पीरियड, सॉरी कंट्रोल पेशेंट जो है वो लिए गए। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि जो 100 के 100 थे, जो रिज़ल्ट आया वो इसमें ये आया कि 100 के 100 में से जो मलेरिया पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। लेकिन जो यहाँ 100 हमने लिए थे जो हेल्थी इंडिविजुअल्स थे, उसमें से 7 ऐसे, यानी कि 7 ऐसे थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम का जो हमारा पैरासाइट है वो पाया गया था, लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो इन इन ऐसे लोगों को जिनके अंदर आपके पास वायरस, बैक्टीरिया या
पैरासाइट हो लेकिन अभी वो सिम्टम्स शो ना कर रहे हों, उनको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। यानी कि ये वो ड्यूरेशन होता है जब पेशेंट के अंदर आपका वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट तो होता है। होस्ट किसको कहते हैं? जिसके अंदर आपका वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट हो, लेकिन वो अभी कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अभी उसको आपकी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होने में टाइम लगता है, और जब कोई वायरस, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है फिर ही उसका लोड आपकी ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा, वायरल लोड इतना ज़्यादा होता है कि उसको सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर करें या वाज़ा करें। इसी एग्जाम्पल से सिंपल सी ऐसी है कि अगर आपको याद हो, कोरोना में, कोविड में बहुत से लोग ऐसे होते थे जो अगर टेस्ट करवाते थे उनका टेस्ट पॉजिटिव आता था लेकिन वो कोई सिम्टम्स नहीं होते थे। तो उन दौरान हम क्या कहते थे कि ये अब क्वारंटाइन में, मतलब कभी कभी ऐसा होता था अगर आप किसी ऐसी जगह से ट्रैवल कर कर आओ या ऐसे घर से ट्रैवल कर कर आओ जहाँ पे कोविड हो, तो आपको क्वारंटाइन में रखा जाता था फॉर 7 डेज़। तो उसका मकसद क्या होता था कि अगर तो आपके अंदर वो कोरोना का वायरस चला गया है तो उन 7 डेज़ में सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। 7 डेज़ में वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर इतना मल्टीप्लाई कर लेगा, इतना वायरल लोड बना लेगा कि सिम्टम्स आ जाएं। तो अगर तो ऐसा हो तो फिर यानी कि आपको कोरोना अ, जाता है 7 दिन के बाद। तो इसलिए आपको क्वारंटाइन में रखते थे ताकि आप लोग दूसरे लोगों को कोरोना ना लगा सके। ठीक है। तो इसी तरह इस केस में क्या हुआ था कि 7 लोग 100 में से ऐसे थे जिनमें कुछ जो हेल्दी नज़र आ रहे थे, जिनमें मलेरिया के सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन अंदर उनके मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम था और कुछ दिनों बाद उनको मलेरिया हो गया। ठीक है। तो इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि ये बात जो है, जो कि हमारा क्या थी, हमारी हाइपोथेसिस थी, वो करेक्ट जो है वो हो गई कि वाकई में हमने जो एक्सपेरिमेंट किए उसको वो वाकई में ठीक साबित हुए। और ये हमेशा नहीं होता कि आपका जो हाइपोथेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट को हमेशा प्रूफ ही करे। कभी कभी एक्सपेरिमेंट हमारे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है, तो फिर हम एक नया हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है। लेकिन इस केस में प्लाज्मोडियम आ गया था हर हेल्दी सॉरी इन्फेक्टिस के अंदर, तो इससे ये बात ज़ाहिर हो गई कि प्लाज्मोडियम वाकई में क्या है, कॉज है मलेरिया का। तो ये मैंने आपको पहले पूरा साइंटिफिक मेथड समझाया, बायोलॉजिकल मेथड समझाया, और अब हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई एम्बिग्युइटी, कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप उसको नोट डाउन कर लो। इंशाल्लाह हमारी अब क्लासेस जो हैं फेस टू फेस स्टार्ट होने लगी हैं, तो उसमें मैं फिर आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।